अध्याय 3। पहली चिंगारी। अगली सुबह कुछ अलग लग रही थी। ओक हेवन की हवा ठंडी और ताज़ा थी, लेकिन रोया का दिमाग ख्यालों की धधकती भट्ठी बना हुआ था। एथर, शरीर के अंदर की एक ऊर्जा। मैं उस तक पहुंचूं भी तो कैसे? उसने नाश्ते के बर्तन को चमकने तक जोर जोर से रगड़ते हुए सोचा। क्या मुझे इसे बाहर धकेलना है या अपनी ओर खींचना है? दोपहर तक उसने अपने सारे काम निपटा लिए और मैडम क्लारा की दर्जी की दुकान की ओर दौड़ पड़ी। आज पगार का दिन था। मैडम क्लारा एक सख्त मिजाज औरत थीं। उनकी आंखों पर तीखे चश्मे और चेहरे पर हमेशा एक त्योरी चढ़ी रहती थी, लेकिन उनके दिल में उस छोटी बच्ची के लिए एक नरम कोना था जो बड़े आदमियों से भी ज्यादा मेहनत करती थी। ये लो, क्लारा ने तांबे के सिक्कों की एक छोटी सी थैली काउंटर पर उछालते हुए कहा। तुमने इस हफ्ते सिलाई का काम बहुत अच्छा किया। जाओ, अपने लिए कुछ गरम खाना खरीद लो। रोया, तुम बहुत दुबली होती जा रही हो, बिल्कुल चलती फिरती सुई जैसी लगती हो। रोया के चेहरे पर एक सच्ची और चमकती हुई मुस्कान आ गई। थैली लपकते ही उसकी आंखें चमक उठीं। धन्यवाद मैडम क्लारा, आप सबसे अच्छी हैं। वह तेजी से हलचल भरे बाजार में निकल आई। आज गांव के चौराहे पर रोज से ज्यादा शोर था। चलते चलते उसके कानों में गुजरते हुए व्यापारियों की गपशप के कुछ हिस्से पड़े। क्या तुमने अल्बर्ट की खबर सुनी? एक लोहार ने एक किसान से बुदबुदाते हुए कहा। पास वाला शहर? क्या हुआ वहां? अल्बर्ट के लॉर्ड फिर से सड़क का टोल बढ़ा रहे हैं। इस सर्दी में अनाज बाहर भेजने में हमारा बहुत पैसा खर्च होने वाला है। रोया ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अल्बर्ट के टोल से बीमारियां ठीक नहीं होती। ध्यान लगाओ रोया। वह बेकरी के पास पहुंची। इससे पहले कि वो किसी ब्रेड की ओर इशारा भी कर पाती, मिस्टर बार्ली फिन के पिता ने अपने हाथ काउंटर पर पटके। उनका चेहरा ग्राहकों का स्वागत करने वाली एक आक्रामक मुस्कान से चमक उठा। आह छोटी रोया, शुभ प्रभात। हमारे पास ताज़ा सोडो ब्रेड है, मीठे रोल्स हैं, बस अभी अभी ओवन से निकाले हैं। आज मैं तुम्हें क्या दूं? रोया की विनम्र मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। फिर से नहीं, वो मन ही मन झुंझलाई। उसकी आंख हल्की सी फड़की। मुझे देखिए मिस्टर बार्ली, क्या मैं ऐसी लगती हूं जिसके पास मीठे रोल्स खरीदने के पैसे होंगे? मैंने पैबंद लगे जूते पहने हैं। थोड़ा तो दिमाग लगाइए बूढ़े आदमी। बस कल की बची हुई सबसे सस्ती ब्रेड दे दीजिए कृपया, रोया ने सहजता से कहा और तांबे का एक सिक्का पकड़ा दिया। ब्रेड लेकर वो घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने भीड़ भाड़ वाले बाजार को पीछे छोड़ा, कच्चा रास्ता खुल गया। उसके बाईं ओर धान के विशाल और हरे भरे खेत हवा में किसी हरे समंदर की तरह लहरा रहे थे। दूर शानदार पहाड़ साफ नीले आसमान को चीरते हुए खड़े थे। मौसम बिल्कुल सुहावना था और धूप गर्म और सुनहरी थी। रोया एक पल के लिए रुकी और उसने एक गहरी सांस ली। वाह, यहां सच में कितनी खूबसूरती है, उसने शांति के एक दुर्लभ पल को महसूस करते हुए सोचा। फिर उसने अपना सिर झटका और उसका चेहरा वापस उसके उसी यथार्थवादी रियलिस्ट भाव में बदल गया। ठीक है, बहुत नज़ारे देख लिए। पहाड़ मां को नहीं बचाने वाले। मुझे एक जादुई प्रणाली को समझना है। वो अपने घर में घुसी। बाहर और अंदर का अंतर तुरंत महसूस हो रहा था। अंदर की हवा भारी और अजीब तरह से ठंडी थी। एलारा गहरी नींद में थी, उसकी सांसें धीमी चल रही थीं। रोया ने चुपचाप ब्रेड रखी, अपने क्लिनिक वाले कोने की ओर गई और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं। ठीक है, ध्यान लगाओ, ऊर्जा को महसूस करो। 1 घंटा बीत गया। घर में भयानक सन्नाटा था। कुछ नहीं हुआ। रोया ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक आंख खोली। शायद मैं कुछ गलत कर रही हूं। शायद ये कहानियों के जादूगरों की तरह होता है। वो सीधी बैठी, अपनी 2 उंगलियों को माथे पर जोर से दबाया और मेज पर रखे एक लकड़ी के कप को घूरने लगी। उसने अपने दांत पीसते हुए अपनी आंखें कसकर बंद की। हिलो, चमक उठो, कुछ तो करो। कुछ नहीं हुआ। उफ, रोया ने झल्लाते हुए कहा और लकड़ी के फर्श पर पीठ के बल गिर पड़ी। उसने अपने हाथ पैर एक हारी हुई स्टारफिश की तरह चारों दिशाओं में फैला लिए। मैं क्या गलती कर रही हूं? 1 हफ्ता बीत गया, कोई भी तरीका काम नहीं आया। वो चाहे कितना भी ध्यान लगा ले या जोर लगा ले, वो एथर की एक बूंद भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उस सुबह दर्जी की दुकान पर अपनी ड्यूटी के बाद रोया लकड़ी बीनने के लिए पास के जंगल की ओर गई। क्योंकि वो एक अच्छी कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकती थी, इसलिए उसे एक भारी बोरा घसीटते हुए इधर उधर भटकना पड़ता था और खराब लकड़ियां या गिरी हुई टहनियां उठानी पड़ती थीं। जैसे ही वो एक मोटी टहनी की ओर झुकी, उसकी नज़र उस पर पड़ी। एक मोटा भूरा खरगोश कुछ घास चबा रहा था। गोश्त, मां के लिए प्रोटीन, रोया ने सोचा। उसकी नजरें अपने शिकार पर टिक गईं। वो अपनी सांस रोककर दबे पांव आगे बढ़ी। उसने छलांग लगाई। वूश,
खरगोश बड़ी आसानी से 2 फुट बाईं ओर कूद गया। रोया सीधे सूखे पत्तों और मिट्टी के ढेर के बल औंधे मुंह जा गिरी। खरगोश अपनी जगह पर बैठा उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में अपनी नाक सिकोड़ी और फिर झाड़ियों में छलांग लगाकर गायब हो गया। रोया काफी देर तक मिट्टी में ही पड़ी रही और उसने मुंह से एक सूखा पत्ता थूका। मुझे जंगलों से नफरत है। घर तक का सफर बहुत तकलीफदेह था। लकड़ियों का बोरा उसके कंधे में चुभ रहा था। उसके घुटने छिल गए थे और पिछले 2 सालों में पहली बार लिटिल माइजर अपने चेहरे पर वो झूठी मुस्कान भी नहीं ला पा रही थी। पिछले 1 हफ्ते का बोझ उसे कुचल रहा था। मैं ये नहीं कर सकती। वो किताब एक झूठ थी, या फिर मैं ही बहुत कमजोर हूं। मां मरने वाली हैं। वो अपनी उम्मीद की आखिरी किरण भी खो रही थी। जैसे ही वो धान के खेतों के पास से कच्चा रास्ता पार कर रही थी, अचानक घाटी में हवा का एक तेज झोंका आया। धूप से गर्म हुई वो मीठी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसके थके हुए शरीर को लपेट लिया। ये अविश्वसनीय रूप से ताज़ा महसूस हुआ, जैसे उसकी त्वचा पर कोई गर्म कंबल डाल दिया गया हो। रोया अपने कदमों पर अचानक ठिठक गई। उसके दिमाग में कुछ कौंधा। रुको। रोया की आंखें चौड़ी हो गईं। डॉक्टर ने कहा था कि एथर एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी के शरीर के अंदर होती है, लेकिन मैं इसे बाहर की ओर धकेलने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई जादूगर कप को हिला रहा हो। क्या होगा अगर मुझे इसे बाहर धकेलना ही न पड़े? क्या होगा अगर मैं इसे बस सतह पर ले आऊं? लकड़ियों के बोरे को कसकर पकड़ते हुए वो बाकी का रास्ता दौड़कर घर पहुंची। उसने एक जोरदार कड़क की आवाज के साथ दरवाजा धक्का देकर खोला। इतनी जोर से धक्का लगने पर लकड़ी के कब्जे खतरनाक तरीके से चरमरा उठे। रोया झेंप गई, उसके कंधे तन गए। उफ, अभी तो बिल्कुल भी नया दरवाजा खरीदने के पैसे नहीं है। घर के अंदर की हवा ठंडी थी, लेकिन रोया ने इस पर मुश्किल से ही ध्यान दिया। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने लकड़ियां गिरा दी, अपने कोने की ओर भागी, जमीन पर बैठ गई और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने धान के खेतों के पास महसूस की गई हवा को याद किया। वह गर्माहट, वो मीठी हवा। अपने हाथों से ऊर्जा को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करने के बजाय उसने अपनी छाती के बीच से गर्माहट को खींचने की कल्पना की और उसे धीरे धीरे अपनी नसों, गर्दन और हाथों में फैलने दिया। उसने अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखते हुए अपनी सांसों को स्थिर रखा। उसने अपनी इच्छा शक्ति से ऊर्जा को अपने खून से त्वचा तक उठने का आदेश दिया। अचानक उसे छूने वाली वो ठंडी हवा गायब हो गई। उसे गर्माहट महसूस हुई। अपना गहरा ध्यान बनाए रखते हुए रोया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका पूरा शरीर उसकी उंगलियों के पोरों से लेकर उसके घिसे पिटे जूतों तक एक हल्की मंत्रमुग्ध कर देने वाली पारदर्शी आभा ऑरा से ढका हुआ था। ये बहुत ही पतली थी, कपड़ों की दूसरी परत की तरह उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी, लेकिन वो निस्संदेह वहां मौजूद थी, जो एक कोमल और सुंदर बैंगनी रोशनी के साथ चमक रही थी। ये सच था। वो चीज जिसके बारे में उसने सिर्फ अजीबोगरीब परियों की कहानियों में सुना था, वो ठीक उसके सामने थी। पानी की एक गर्म बूंद उसके चमकते हुए हाथ पर गिरी, फिर दूसरी। मैं रो रही हूं। अपने पिता की मृत्यु के दिन के बाद से उसने एक भी आंसू नहीं बहाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी आंखों से पानी क्यों बह रहा है, लेकिन जैसे ही उसने उस बैंगनी रोशनी को देखा, एक बहुत ही गहरी भावना से उसकी छाती भर आई। यह दुख नहीं था, ये उम्मीद थी। उसे वह मिल गया था जिस पर उसके पिता को विश्वास था। भले ही राजधानी ने उनकी यादें चुरा ली थीं, लेकिन उन्हें यह एहसास याद था। यही कारण था कि वे एक वैद्य हीलर बनना चाहते थे। रोया ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं। उसकी यथार्थवादी सोच वापस अपनी जगह पर आ गई। भावनाओं के बदलने से बैंगनी आभा थोड़ी सी झिलमिलाई, लेकिन उसने उस एहसास को थामे रखा। रोना धोना बहुत हो गया। ये तो बस पहला कदम है। डैड की डायरी में इसे एथर एज कहा गया था। एक सुई जितना तेज। एक पतली आभा फ्रॉस्टवेन बीमारी को नहीं काट पाएगी। मुझे इसे केंद्रित करना होगा, लेकिन मैं मां पर अभ्यास नहीं कर सकती। रोया ने बिस्तर की ओर देखा। वो बैंगनी रोशनी उसकी तेज आंखों में चमक रही थी। एक गलती उनकी जान ले सकती है। लेखक राइडा की ओर से। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगला चैप्टर बहुत जल्द आ रहा है। आगे की कहानी से जुड़े रहने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।